हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के लेक्चर नंबर 9 में, जहां पे आज हम लोग थर्मल कंडक्शन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये थर्मल कंडक्शन का लेक्चर 2 है। अगर आपने थर्मल कंडक्शन का लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप उसे जाके सर्च करके देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आपको ये लेक्चर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आपको बस इरिटेशन होगी कि ये चीज़ें चल क्या रही हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने आपको एनालॉजी दी थी कि आपका जो थर्मल कंडक्शन है वो कहीं ना कहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी से मैच करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपका मैच जरूर करता है। और आपको हमने फिर इनकी एनालॉजी बताई और इन जैसे कनेक्शन बताया कि इसका कैसे कनेक्शन आपका ओम्स लॉ के साथ है। और आपको कल ही की क्लास में हमने स्टेडी स्टेट बताया था क्या होता है, और स्टेडी स्टेट में हमने आपको उसकी प्रॉपर्टीज बताई थी, और ये भी बताया था कि अपने सिलेबस में स्टेडी स्टेट की ही चीज़ें हैं। हमसे जब भी सवाल पूछा जाएगा तो स्टेडी स्टेट का ही सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, अब कुछ हम अच्छे सवाल करते हैं, तो आप कॉपी पेन निकाल के सवाल लिखना शुरू करिए। मान लीजिए अपने पास ऐसे एक रॉड है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और ये एक रॉड है। इस रॉड को हमने दो बॉडीज के बीच में फंसाया है जहां का टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 है। यानी इधर का टेम्परेचर T1 है, इधर का टेम्परेचर T2 है। जो रॉड है इसकी जो लेंथ है L, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई यहां से x डिस्टेंस दूरी पर, यहां से x डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट है, वहां पर टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, अब इस पॉइंट का नाम आप कुछ भी दे दो, ABCD, P मान लेते हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा फाइंड टेम्परेचर एट P, फाइंड टेम्परेचर एट P। अब करेंगे कैसे। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया कि ये सारे सवाल जो हैं वो स्टेडी स्टेट के हैं। अगर स्टेडी स्टेट आता तो आपको याद करना पड़ेगा। देखो, इस सवाल को करने के मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। आपको 3 मेथड सीखने हैं और फिर हम आगे सवालों को डिस्कस करेंगे, तो फिर आपको वो मेथड यूज करके ही सवाल करने पड़ेंगे। देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है कि स्टेडी स्टेट में किन्हीं दो, मान लीजिए हम मानते हैं कि लेट द टेम्परेचर एट P, टेम्परेचर एट P इज T। ये पहला स्टेप हो गया। हमने मान लिया कि P पर टेम्परेचर कितना है, T। अब स्टेडी स्टेट है तो आप यहाँ पे क्या टेम्परेचर ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट लगा के किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच का टेम्परेचर ग्रेडियंट बराबर कर सकते हैं। याद आ रहा होगा आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो एक पॉइंट हम ये और ये लेंगे और एक पॉइंट आपको ये और ये लेना है। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या था कि भाई लेंथ आपका था, क्या था टेम्परेचर ग्रेडियंट, क्या था टेम्परेचर चेंज अपॉन में कितनी दूरी में हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसके बीच में लगा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा T। देखो मैं आपको 2-3 जगह बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पे एक पॉइंट A मान ले रहे हैं, इस बॉडी का A है, यहाँ पे एक पॉइंट B है। अब क्या यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो टेम्परेचर एट A माइनस टेम्परेचर एट B, और इनके बीच की लेंथ कितनी L है, ये LAB। ये बराबर आप लिख सकते हो टेम्परेचर एट A माइनस टेम्परेचर एट B अपॉन में लेंथ बिटवीन AP। और आप अगला यूज कर सकते हो टेम्परेचर एट P माइनस टेम्परेचर एट B अपॉन में लेंथ बिटवीन P B। आप इन तीनों में से किन्हीं दो को आपस में इक्वल करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों को आपस में इक्वल कर ले रहा हूं। आप इनमें से किन्हीं दो को इक्वल करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है। तो A पर टेम्परेचर कितना है, T1 है, माइनस B पर T2 है, और इनके बीच की लेंथ कितनी है, L है। यहाँ पे अगर बात किया तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, T1 माइनस T अपॉन में इनके बीच की लेंथ कितनी है, वो x है। अगर यही चीज आप यहाँ लिखते तो कितना होता, तो भाई T माइनस T2, T माइनस T2 अपॉन में इनकी बीच की लेंथ L माइनस x। अब ये करते हैं, हमने क्या बोला कि भाई हम इन दो को बराबर करने चल रहे हैं, तो चलिए लिखते हैं। यहां पे अगर आप लिखोगे तो T1, ध्यान से देखिएगा, T1 माइनस T2 अपॉन में लिखा था L। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इधर अपने पास क्या है, T1 अपॉन एक्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं, T1 अपॉन एक्स माइनस T अपॉन एक्स। क्लियर, हमें T अपॉन एक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे, ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे
मलबे को इधर लेके जाएंगे और इस पूरे मलबे को हम इधर लेके आएंगे, क्योंकि हमें टी चाहिए तो एक साइड हमको टी मिल जाएगा। इधर मिलेगा टी बाई एक्स इज इक्वल टू T1 बाई एक्स माइनस T1 माइनस T2 अपॉन में L। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा t बराबर T1 माइनस T2 इंटू एक्स अपॉन में L। सिंपल। अब यहां से भी आप इस चीज को यूज करके इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हो। बेसिक मैथमेटिक्स से आप कर लीजिए। ये आपका मेथड 1 था। ये क्या था आपका मेथड 1। ऐसे ही हम आपको दूसरा मेथड बताएंगे, नोडल एनालिसिस बोलते हैं, और फिर आगे एक मेथड और बताएंगे। तो पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। आइए अब हम मेथड 2 की बात करते हैं। मेथड 2 में क्या है? मेथड 2 में आपको बताया गया था कि हम इस रॉड को एक रेजिस्टेंस के समान ट्रीट कर सकते हैं। आपको ये बताया गया था कि ये पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पे हो जाएगा और यहाँ पे अपना रॉड हो जाएगा, और इसमें जो हीट फ्लो हो रही होगी हम उसे चार्ज मान लेंगे, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को क्या बोल देंगे कि वो आपका करंट है। याद आ रहा है? वही सेम चीज़ करनी है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि भाई यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका टेम्परेचर T1 है और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है, और यहाँ का टेम्परेचर कितना है? T2 है। हम इसे 2 रॉड की मान लेंगे, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। एक तो तरीका ये था कि हम मान लें कि यहाँ पे एक पॉइंट T1 है ऐसे, और ऐसे 2 रेजिस्टेंस मान लेंगे। सर 2 कैसे? एक ही तो है। अब ध्यान से सोचो कि हम एक रेजिस्टेंस, एक रॉड इसको मान लें, एक रॉड इसको मान लें, ये तो होगा। अब इस रॉड का रेजिस्टेंस क्या होता था? रॉड का रेजिस्टेंस क्या होता था, याद है? L/KA। तो यहाँ पर लेंथ कितनी है? x है अपॉन KA, यहाँ पे L माइनस x/KA। अब आप देखो यहाँ से हम 2 चीजें कर सकते हैं। एक तो नोडल एनालिसिस कर देते हैं, और एक नॉर्मल हम लोग सीरीज वाला लगाते हैं। हालांकि दोनों चीजें सेम है, पर अभी हम आपको दोनों अलग अलग करके सिखाते हैं। अब ध्यान से सुनिए कि अगर मान लीजिए इसमें करंट I जा रही है, भाई इसमें भी तो करंट I ही जाएगी। अगर मैं इसे बोलूं कि भाई ये आपका R1, मतलब दोनों में करंट तो सेम ही जा रही है ना यार, तो आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे करंट लिख सकते हो। भाई यहाँ पे करंट कैसे लिखोगे? मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? T है। मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? T है। अब यहाँ पे जो करंट जाएगी, आपने पढ़ा है करंट क्या होता है? I बराबर क्या होता है? डेल्टा V/R। आपके यहाँ पे हीट करंट नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं। कैसे? T1 माइनस T अपॉन में यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है? x/KA। अब यही जो करंट है, यही तो इसमें जा रही है, तो ये बराबर किसके होगा? इस वाली करंट के। अब इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो T माइनस T2 अपॉन में L माइनस x अपॉन KA। अगर आपने पिछले वाले नोट किया हो ढंग से, तो आप देखो कि ये A और B के बीच के जो टेम्परेचर ग्रेडियंट आपने लिखा था, और जो P और B के बीच में लिखोगे, वो उसी के तो बराबर है यार। ध्यान से देखो ये क्या है। अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये ऐसे कैंसिल आउट होगा, आपको मिलेगा T1 माइनस T बाई एक्स इज इक्वल टू T माइनस T2 बाई L माइनस एक्स। अगर अब आपको थोड़ा सा दिमाग काम कर रहा हो, इस इक्वेशन को आप देखिए, मैं सॉल्व नहीं करूंगा आगे, मैं बस आपको बता दे रहा हूं। आपसे मैं बोलूं A और P के बीच का एक बार टेम्परेचर ग्रेडियंट लिख के दिखाओ, तो A और P के बीच के जब लिखोगे तो लिखोगे टेम्परेचर एट A माइनस टेम्परेचर एट P अपॉन में लेंथ बिटवीन AP, और बराबर टेम्परेचर बिटवीन P माइनस टेम्परेचर बिटवीन B, मतलब टेम्परेचर एट B अपॉन में LPB। और जब लिखोगे तो क्या मिलेगा? T1 माइनस T अपॉन में x, क्योंकि A और P के बीच की डिस्टेंस कितनी? x है, बराबर T माइनस T2 बाई L माइनस एक्स। तो आप ध्यान से देखो, टेम्परेचर ग्रेडियंट से भी तो सेम इक्वेशन आ रही है जो हमने इससे लाया। क्लियर? तो क्या जब आप सॉल्व करोगे तो सेम रिजल्ट नहीं आएगा? वही आएगा। ये मेथड आपका 2 हो गया। अब देखो ध्यान से मेथड 3। मेथड 3 मैं आपको रिकमेंड करूंगा, पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूं कि आप उसे सीख लो, मेथड 3, क्योंकि मेथड 3 आपके सवालों को बहुत आसान कर देगा। ध्यान से सुनना। अब क्यों सीख रहे हैं सर आप? मेरे को 3 मेथड क्यों बता रहे हो? उसका रीजन सुनना कि भाई मुझे इस वाले सवाल में पता है कि P पर टेम्परेचर A से ज्यादा है और B से कम है, पर
आपको आगे हम ऐसे सवाल कराएंगे, आप खुद कंफ्यूज रहोगे कि भाई पी पर टेम्परेचर ज़्यादा है कि कम है, ए से ज़्यादा है कि बी से कम है, तो वहाँ पे हम लोग नोडल एनालिसिस करते हैं। तो मेथड 3 आपको मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप सीख लो, नोडल एनालिसिस। अब ये क्या होता है आपने पढ़ा हुआ है, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसे आपको सिस्टम मिल रहा है। अब आपसे मैं बोलूं कि अगर 1 एम्पियर की करंट इधर आ रही है ना, और 3 एम्पियर की करंट इधर जा रही है, तो इधर से करंट आ रही होगी कि जा रही होगी, बताना। अगर 1 एम्पियर की करंट इधर से आ रही है, 3 एम्पियर की करंट इधर से जा रही है, तो इस वाले ब्रांच में पहले बताना करंट आ रही होगी इधर। इसको बोलते हैं जंक्शन या नोड, इस पॉइंट को बोलते हैं नोड, जहां पे आप बोलते हो या जंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जंक्शन। अरे यार गांठ, जहां पे 1 रस्सी 2 रस्सी 3 रस्सी लाके बांधोगे उसे गांठ ही तो बोलोगे। अब चाहे 1 रस्सी को आप बोल दो गांठ, भाई ऐसे है यहाँ पे, इसको भी तो आप गांठ बोल सकते हो इस पॉइंट को, क्योंकि यहाँ पे दोनों जुड़े हुए हैं, तो सेम चीज। तो ये नोड हम यहाँ जंक्शन बोल देते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ कि इस वाले सेगमेंट में करंट नोड की तरफ आ रही होगी कि नोड से जा रही होगी। तो आप अगर क्लास में अच्छे से पढ़े होगे तो आप मुझे खुद बताओगे सर नोड की तरफ करंट आ रही होगी, और कितनी आ रही होगी, 3 1 4। अब ये चीज आप कैसे लिखते थे, मैं उसी की डिटेल में जाना चाहता हूं। रीजन ये रहता है कि भाई नोड पे आने वाली करंट और नोड से जाने वाली करंट जो होती है, जैसे नोड की तरफ कितनी करंट आ रही है, 4 एम्पियर, तो नोड से दूर कितनी करंट जानी चाहिए, 4 एम्पियर। मतलब नोड पर अगर आप टोटल करंट का समेशन करो तो वो 0 होता है। कितना होता है, 0। सेम चीज यहां पे देखो, ये नोड है, ये क्या है, नोड है। अब नोड पे आने वाली करंट बराबर होगी नोड से जाने वाली करंट के। अरे सेम ही लॉजिक तो है यार। अब मैंने आपको क्या बोला था, मेथड 2 मेथड 3 और मेथड 1 सब सेम ही है, पर हम क्या कर रहे हैं, आपको अलग अलग करके बता रहे हैं। यहाँ पे एक दूसरे तरीके से बताए, यहाँ पे मेथड 3 का ही एक दूसरा रूप है। भाई ये देखो ना, मेथड 3 पे ये आपका नोड हो गया। अब इस पे जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी भी, तो सिर्फ चीज यहाँ पे लगा दी है। अब हम इसी को यूज करने वाले हैं नोडल एनालिसिस पे। क्या करेंगे कि वहां पर आप लिख लो पहले कि भाई नोडल एनालिसिस पे अगर आप टोटल करंट जोड़ते हो सिग्मा आई, वो आपका 0 होता है। यानी आप अगर लिखो तो आई इनकमिंग प्लस आई आउट गोइंग, अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो 0 आना चाहिए। 0 ही आएगा, ठीक। ये तो पहला पॉइंट हो गया इसका। दूसरा पॉइंट ये है, आप देखो आपको नोड पे नहीं पता कि भाई करंट इस वाले पॉइंट से ज्यादा है कि इस वाले पॉइंट से कम है। अरे आपको तो पूरे सवाल में नहीं पता कि करंट का फ्लो इधर से इधर हो रहा है कि इधर से इधर हो रहा है, लेकिन आपने माना ना कि ये वाला हाई टेम्परेचर है, फिर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया थर्मल कंडक्शन का कि यहाँ पे टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा और इससे कम होगा, ठीक है। सेम चीज अब लेकिन आपको आगे वाले सवालों में नहीं पता होगा, मैं पहले बता रहा हूं। तो उसमें हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम टेम्परेचर एट जंक्शन इज हाईएस्ट, हम मान लेंगे कि जंक्शन पे करंट सबसे ज्यादा है। अब हमको नहीं पता कि भाई यहाँ पे आप जैसे अब यही चीज यहाँ पे करूंगा तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ये 2 चीजें मानोगे आप मिल जाएगा आराम से, आपको सारे रिजल्ट मिलेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए, आप इसी को फॉलो करो। भाई ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये है, ये आपका जंक्शन था, ये आपका T1 था, ये आपका क्या था, T2 था, ये आपका क्या है, T है, ठीक। अब जंक्शन पे टोटल करंट कितनी लिखोगे आप, 0। कितनी लिखोगे, 0। अब यहां पे हम लोग क्या करते थे एक्चुअल में कि आई इनकमिंग को हम लोग पॉजिटिव मानते थे। ध्यान सुनो, हमने सेम चीज यहां वाली यहां पे अप्लाई की है। सर कैसे, ध्यान से सुनो, यहां पे हमने क्या किया, देखो ये वाली करंट नोड की तरफ आ रही है, इसको हमने बोल दिया पॉजिटिव। ये वाली करंट नोड से दूर जा रही है, इसको हमने बोल दिया नेगेटिव। अगर आप इसको वापस लेके आओ तो क्या हो जाएगा, आई माइनस आई 0 ही तो हो रहा है। अब यहां पे क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो मेथड 1 मेथड 3 पे अब वो करना कुछ नहीं है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना था, L/KA, और यहाँ पे सॉरी X/KA था, और यहाँ पे भी था कि L-X/KA, L-X/KA। अब यहाँ से अब देखो ये हाईएस्ट है, अब यहाँ से करंट फ्लो होगा इधर की तरफ और यहाँ से करंट फ्लो होगा इधर की तरफ, और आप दोनों को जोड़ लोगे।
आप दोनों को जोड़ लो, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगी इसे बोल दो I1 और यहाँ की तरफ जो करंट फ्लो होगी इसे बोल दो I2। आप क्या लिखो, आप लिख दो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। अब I क्या होता है, डेल्टा V अपॉन R। अब यहाँ पे लिखोगे डेल्टा V अपॉन में R1, डेल्टा V1 अपॉन R1 प्लस में डेल्टा V2 अपॉन में R2 इज इक्वल टू 0। अरे बोलो भाई हाँ कि ना, यही तो है आपका नोडल एनालिसिस। अब डेल्टा V मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पे क्या लिखोगे T माइनस T1 अपॉन में x अपॉन के ए, इधर क्या लिखोगे T माइनस T2 अपॉन में x अपॉन के ए। बोलिए क्या हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको मिटा देते हैं, इस फिगर को मिटाते हैं और ये चीज यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि देखो मुझे तीनों रिजल्ट को सेम दिखाना है ना। चलो यहाँ पे देखो, आप जितनी जगह पे मिटा रहा हूँ उतनी जगह पे ध्यान देना है, बाकी आपने लिख ही लिया होगा। अगर आप यहाँ से डेल्टा V1 अपॉन R1 लिखो तो क्या होगा, डेल्टा V1 मतलब ये तो हो जाएगा T माइनस T1 अपॉन में x अपॉन के ए प्लस में T माइनस T2 अपॉन में L माइनस x अपॉन में के ए, और इसे हम लोग 0 के बराबर दिखा रहे हैं। तो के ए से के ए कैंसिल, मतलब उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो T माइनस T1 प्लस अपॉन में x प्लस T माइनस T2 अपॉन में L माइनस एक्स बराबर 0। अगर आप इस वाले पोर्शन को उधर भेजोगे तो क्या होगा, इस वाले पोर्शन को उधर भेजोगे तो T माइनस T1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस में T माइनस T2 अपॉन में L माइनस एक्स। अरे बोलिए भाई हाँ कि ना। अगर माइनस साइन को अंदर भेज दोगे तो क्या होगा, जैसे ही आप माइनस साइन को अंदर भेजेंगे, अब एक काम करो, इसको नहीं इसको भेज देते हैं। तो ये देखो यहाँ पे माइनस साइन था, हम अगर इस माइनस साइन को उधर लाएंगे तो क्या होगा, हमको मिलेगा T1 माइनस टी अपॉन में x इज इक्वल टू T माइनस T2 अपॉन में L माइनस एक्स। अब देखो हमने तीसरे मेथड से भी ये रिजल्ट ला के रख दिया है। आप बोलोगे सर पहला मेथड तो काफी आसान था, हम उसे क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। सर पहला वाला मेथड तब कहाँ लगाएंगे, पहला वाला मेथड लगाओगे जब आपको रॉड सेम दे के रखे, क्योंकि आप टेम्परेचर ग्रेडियंट तभी सेम कर सकते हो जब आपके पास रॉड सेम हो। आगे हम दो रॉड का कॉम्बिनेशन लेके जब आपको सवाल कराएंगे तो वहां पे आप टेम्परेचर ग्रेडियंट वाला ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, ये वाला कॉन्सेप्ट आप नहीं यूज कर सकते। आप या तो इस वाले मेथड से जाओगे या तो इस वाले मेथड से जाओगे। और मैंने आपको बताया कि मेथड 2 मेथड और मेथड 3 दोनों सेम ही हैं, पर आप अभी उतने ज़्यादा मेच्योर नहीं हुए होगे तो आपको अलग अलग करके बताया था। अगर आप समझ चुके होगे तो आपको लिख रहा होगा सर ये और ये तो सेम ही है। और अगर कोई बच्चा और ज़्यादा समझदार होगा उसको लगेगा ये भी तो वहीं से आया है। टेम्परेचर ग्रेडियंट का प्रूफ हम लोग यहाँ से दे देते हैं। अगर आप पूछो उस टाइम मेरे से कि सर आपको कैसे पता टेम्परेचर ग्रेडियंट स्टेडी स्टेट पे सेम होता है, देखो प्रूविंग हम यहाँ से भी देते हैं। देखो कहाँ गया, अरे यार ये टेम्परेचर ग्रेडियंट से ही तो रिजल्ट आया है, तो जब सेम रिजल्ट आ रहा है तो ये यहाँ से प्रूविंग नहीं होगी। ठीक है, तो आप इस सवाल को समझो और नोट करो, फिर हम अगले सवाल की बात करते हैं। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए इसको। आइए अब हम अगले सवाल की बात करते हैं, उससे एक लेवल ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक बॉडी थी जिसका टेम्परेचर T1 था। अब इस बॉडी T1 से हमने एक रॉड को जोड़ दिया है ना। उस रॉड का लेंथ L1 है और थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और एरिया A1 है। और ये रॉड एल्यूमिनियम की या आयरन की, आप किसी भी मेटल की मान सकते हो, लकड़ी मत मानना क्योंकि लकड़ी आपका कंडक्टर नहीं है। और अपने पास एक दूसरी रॉड है जो आप कॉपर की या आयरन की किसी की भी मान सकते हो। अगर इस रॉड की बात करें तो इसको हमने एक दूसरे इंच से जोड़ा है T2 और इसका लेंथ L2 दिया है, थर्मल कंडक्टिविटी K2 है और एरिया A2 है। ठीक, आपसे सवाल पूछ रहा है कि भाई ये देखो ये है जंक्शन पॉइंट। क्या है, जंक्शन। हम इसे क्या बोलते हैं, जंक्शन, है ना। तो सवाल ये फाइंड टेम्परेचर एट जंक्शन, फाइंड टेम्परेचर एट जंक्शन। क्या आप जंक्शन पे टेम्परेचर बता सकते हैं? करना कैसे है, देखो जंक्शन वाला आप टेम्परेचर ग्रेडियंट अब नहीं यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट आप तभी तक यूज करते हैं जब तक मटेरियल सेम था। यहाँ पे तो मटेरियल ही डिफरेंट है भाई। सर कैसे करेंगे, या तो मेथड 1 यूज कर लो या तो मेथड 2 यूज कर लो। हम दोनों से आपको सिखा सकते हैं।
ठीक है। अब समझो, अब देखो एक नॉर्मल चीज़ बताओ ना, जुगाड़, थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात। आप समझो कि एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, और इसको आपने एक बैटरी से जोड़ के रखा है। अरे यार खुद देखो ना, मतलब आप मुझे बताओ, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, देखो तरीका आपकी आँख खोलने का। भाई इसका रेजिस्टेंस आप लिख सकते हो, क्या होगा, L1 अपॉन में K1 इंटू A1, और इसका भी रेजिस्टेंस आप लिख सकते हो L2 अपॉन में K2 इंटू A2। यहाँ का टेम्परेचर कितना है, T1 है, यहाँ का टेम्परेचर कितना है, T2 है। आप इसको T1 को V1 मान लो, T2 को V2 मान लो, इसको R1 इसको R2 मान लो, तो क्या आप R इक्विवेलेंट नहीं बता सकते हो, या आप यहाँ का पोटेंशियल नहीं बता सकते हो? आपसे यही तो पूछ रहा है यार। आपने क्या ऐसे सवाल नहीं किए हैं कि भाई यहाँ का एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है, क्या आप यहाँ का पोटेंशियल नहीं बता सकते थे? नॉर्मल तरीके से बता सकते थे, है ना। अब कैसे बताएंगे, दोनों मेथड आपके पास है। अब मान लो यहाँ का टेम्परेचर T है, यहाँ का टेम्परेचर कितना, देखो ये सेम तरीका है। अब देखो हम करने कैसे वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लो यहाँ पे टेम्परेचर T है, पहला बेसिक मेथड जो आपके दिमाग में आना चाहिए, जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी, है ना। तो आप क्या करोगे, आई इनकमिंग बराबर आई आउटगोइंग कर दोगे, आई इनकमिंग बराबर आई आउटगोइंग। तो इनकमिंग करंट कितनी हो जाएगी, तो भाई यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस, अब देखो आप क्या लिखोगे, आई इनकमिंग बराबर आई आउटगोइंग, भाई वही तो मेथड है। देखो नोडल एनालिसिस का आसान वाला हिस्सा ये है, जहां पे दो रॉड ऐसे मिले यानी एक जंक्शन मिले, वहां पे ये यूज कर सकते हो डायरेक्टली, एकदम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मतलब उससे भी आता है यार, ये डायरेक्टली 2 स्टेप कट करके आपको ये रिजल्ट देता है। इनकमिंग करंट कितनी है भाई, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम मान रहे हैं कि ये हायर है ये लोअर है, आपको पता है कि तो ये करंट ऐसे जाएगी और ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे होते हुए जाएगी, तो कितना हो जाएगा, नहीं ये आपको नहीं बताता, आप कंफ्यूज हो गए। मतलब इससे भी कर सकते हो, देखो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि क्या हो जाएगा, T1 माइनस टी अपॉन में L1 अपॉन K1 इंटू A1 बराबर T माइनस T2 अपॉन में L2 अपॉन में K2 इंटू A2। हम यही सेम रिजल्ट नोडल एनालिसिस से निकाल के लाएंगे। देखिए अगर आप ये समझोगे ना तो आप शायद आगे चल के कंफ्यूज भी हो जाओ, दैट्स वाई मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता, है ना। आप गलत सीख लेते हो कभी कभी, सब कुछ सही दिख रहा है। ओके ओके चलो ध्यान से देखो, मेथड 3 वाला नोडल एनालिसिस, हालांकि यहां पे वो मेथड 2 है। नोडल एनालिसिस पे क्या करेंगे, देखो हमको नहीं पता कि यहाँ पे टेम्परेचर कम है कि ज़्यादा है, तो हम मानेंगे कि ये जो पोर्शन है ये हाईएस्ट टेम्परेचर पे, ये एकदम से हाईएस्ट है। अब आपको पता है कि इसके कंपैरिजन में ये भी लो है, इसके कंपैरिजन में ये भी लो है, तो हम क्या करेंगे, इस पर आने वाली जितनी भी करंट है सबको समेशन करके 0 कर देंगे। तो यहाँ पे करंट कितनी लिख लोगे, मान लो यहाँ से करंट जा रही, ध्यान से सुनना, यहाँ से करंट जा रही है I1 और यहाँ से करंट जा रही है I2, तो आप क्या लिखोगे, I1 प्लस I2 बराबर 0। आप कैसे लिखोगे, T माइनस T1 अपॉन में रेजिस्टेंस L1 अपॉन K1 इंटू A1 प्लस में T माइनस T2 अपॉन में L2 अपॉन में K2 A2, यही तो होगा, और ये 0 के बराबर है। अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा रे, काफी टफ लग रहा है, चलो देखते हैं। K1 A1 देखो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा K1 A1 इंटू T माइनस T1, आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर टफ आप बोल रहे हो तो फिर बिल्कुल गलत है। प्लस में ये हो जाएगा K2 A2 इंटू T माइनस T2 अपॉन में L2 बराबर 0 अंदर मल्टीप्लाई करो, तो K1 A1 T माइनस, देखो एक काम करते हैं एलसीएम भी ले लेते हैं, तो जैसे आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, K1 A1 L2, देखो अच्छा ऐसे कर देता हूँ, जैसे आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा, K1 A1 इंटू T माइनस T1 तो था ही, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे L2 से, प्लस में K2 A2 इंटू क्या था T माइनस T2, ये आपका हो जाएगा L1, और नीचे में आपका L1 इंटू L2 था वो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। क्लियर बात, चलो आगे हम बात करते हैं, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, K1 A1 T भूल गया, देखो
K1 A1 से मल्टीप्लाई करो और L2 से करो, तो K1 A1 L2 T माइनस K1 A1 L2 इंटू T1 प्लस में K2 A2 L1 T माइनस K2 A2 L1 T2 बराबर 0। हमें T वाले टर्म को एक तरफ रखना है, बाकी को हटा लेना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है T वाले टर्म्स। अब T वाले टर्म्स देखो कॉमन करो तो क्या दिख रहा है, K1 A1 L2 प्लस K2 A2 L1, और इसको आप T से मल्टीप्लाई करो और बाकी उसको उधर भेज दो, आपको क्या मिलेगा, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव K2 A2 L1 T2, फिर प्लस K1 A1 L2 T1। बड़ा अच्छा, सही है ना, गलती तो नहीं हुई है। अब इसको उधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो T बराबर हो जाएगा K2, इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, K2 K1 A2 A1 L1 L2 T, कुछ नहीं कॉमन है, तो K2 A2 T2 इंटू L1 प्लस K1 A1 T1 इंटू L2, नीचे में आपका आ रहा है K1 A1 L2 प्लस K2 A2 L1, ये आपका टेम्परेचर है। सर तो बहुत गंदा सा आ रहा है, तो याद करने को किसने बोला है, सीखने को बोला हूं। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कट तो नहीं गया है, नहीं सब कुछ सही दिख रहा है भाई। देखो याद करने को नहीं बोले हैं इसको आपको सीखने को बोले हैं कि इस रिजल्ट तक कैसे पहुंचे हैं। हाँ, आपको पिछला वाला याद होना चाहिए जो आपको पिछला बताए थे, वहां पे टेम्परेचर आपको कितना था, T1 प्लस T2 माइनस T1 इंटू एक्स अपॉन में आपको कितना था, L था, तो वो वाला आपको याद होना चाहिए। बाकी ये वाला आपको निकालने का तरीका पता हो। अब कितने याद करके जाओगे रिजल्ट यार, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ये स्टैंडर्ड सवाल है, इसके रिजल्ट आपको याद नहीं करने हैं, ये वाला आपको सीखना है कि हमने कैसे इसको किया है। क्लियर, चलिए अब इसको नोट करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आई होप यहाँ पे कहीं गलती तो नहीं की है मैंने, क्योंकि रिजल्ट भाई मेरे को भी नहीं याद है। चलिए देख लीजिएगा गलती हुई, देखो बेसिक मेथड यही है, बाकी मैथमेटिक्स में गलती हो सकती है। नोट करिए, इसको नोट कर लिए। चलिए अब देखिए इस रिजल्ट को हम लोग ना स्टैंडर्डाइज करते हैं कि चीज़ें सही है कि गलत है। इस बार मिटा के नहीं आए सर, हर बार मिटा के ही थोड़ी ना आऊँगा भाई। क्या सोचते हो कि साइड हटने के बाद हमेशा आपको जो बोर्ड है वो साफ ही दिखेगा, सामने भी तो मिटा सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए दोनों का हम एरिया सेम कर दें, यानी अब देखो K7 में क्या हो सकता है, इफ A1 बराबर A2 होता और इसे हम A बोल देते तो क्या होता। अब वो कुछ नहीं मिलता, आपको टेम्परेचर जंक्शन में मिलता K1 A, देखो क्या था, K1 A1 T1 L2, K1 A1 T1 L2 प्लस K2 A2 T2 L1 अपॉन में K1 A1 L2 प्लस K2 A2 L1। K2 सही है ना। चलो अब यहाँ पे आप A1 की जगह पे A2 करोगे तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे भी A कॉमन आएगा, यहाँ भी A कॉमन आएगा। अब ध्यान से देखो, मैं इसी में कर रहा हूँ, लिख दिया मैंने ना, चलो मिटा भी दिया। अब ध्यान से देखो, ये A1 की जगह पे A आएगा, A2 की जगह पे A आएगा। ये तुमको एक लाइन और बढ़ा के लिखना है, चीटिंग मत करना, हम तो ऐसे से करके मिटा दे रहे हैं। ये आएगा और ये आएगा। अब देखो ऊपर भी A कॉमन है, नीचे भी A कॉमन है, तो आपको मिलेगा T बराबर K1 T1 L2 प्लस K2 T2 L1 अपॉन में K1 L2 प्लस K2 L1, ये आपको ये मिलेगा। अब इसमें कुछ और चीजें चटपटी आप यूज कर सकते हो। अगर मान लीजिए दोनों का K सेम हो सकता था, इफ K1 बराबर K2 होता, यानी दोनों सेम मटेरियल के होते, तो क्या होता, तो T बराबर क्या होता भाई, देखो K कैंसिल हो जाता कुल मिला के, तो आपको मिलता T1 L2 प्लस T2 L1 अपॉन में L1 प्लस L2। क्या ये मिलता आपको, ये एक दूसरा मिलता कब, जब आपको K1 बराबर K2 था। ये क्या ही निकाल रहा हूं, लेकिन चलो अब इसी में एक चीज और कर सकते हो, अगर इसमें L1 बराबर L2 होता तो क्या मिलता, तो टेम्परेचर आपको मिलता
T1 प्लस T2 बाई 2। क्लियर है बात? हमने बहुत अप्रोच ऐसे ना, ये पूरा बहुत जनरलाइज था, इसमें हमने केसेस बनाए। अगर K1 बराबर K2 होता तो क्या होता, T1 बराबर T2 होता तो क्या होता, तो नहीं, T1 बराबर T2 नहीं माने हैं, तब तो हीट का फ्लो होगा ही नहीं। अगर आपके दिमाग में ऐसा T1 बराबर T2 हो गया तो तब भैया हीट का फ्लो होगा ही नहीं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट धरा का धरा रह जाएगा। L1 बराबर L2 तो ये होगा, K1 बराबर K2 तो ये होगा। ठीक है, चलिए फिर बहुत बढ़िया, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक स्टेप और आगे बढ़ के इन सवालों को करते हैं। आई होप यहाँ पे आपने चीज़ों को सीखा हो। ठीक, चलिए नोट करिए इसको। आइए अब हम एक सवाल की और बात करते हैं। ये सवाल आपके लिए उतना ही अच्छा है और उतना ही इम्पोर्टेंट है ना, जितना आपके लिए सांस लेना इम्पोर्टेंट है। लेकिन इम्पोर्टेंट कब है, जब आप जेईई की तैयारी कर रहे हो। मैं आपको बताऊँ, रिसेंट टाइम्स में इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये सवाल हम लोग जो टीचर्स लोग हैं वो बहुत पहले से करा रहे हैं, यानी कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन हुआ करते थे, और अब जेईई मेन में भी ऐसा टाइप के सवाल आए हुए हैं। अब अगर पीवाईक्यूज उठा के देखो तो आपको लिटरली बता रहा हूँ, आपको 3-4 सवाल इस टाइप से मिल जाएंगे, जो नोडल एनालिसिस के सवाल हम कर रहे हैं। और भाई यही सेम कॉन्सेप्ट आपको इलेक्ट्रिक करंट वाले पोर्शन में भर भर के मिलता है, तो वहां से भी आपको सवाल मिलता है। तो आप समझ लो, जो चीज़ यहाँ पढ़ रहे हो वो चीज़ वहां भी मिलेगी, यानी इसका वेटेज ठीक ठाक है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं इस पॉइंट पे। बोला जा रहा है कि अपने पास एक रॉड का एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इसका लेंथ L थर्मल कंडक्टिविटी के, मतलब आप पढ़ ही सकते हो, ये है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर है 1, यहाँ पे टेम्परेचर है B, 1 बोल रहा हूँ, A है, और यहाँ पे टेम्परेचर है B, यहाँ पे टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। आपसे सवाल पूछा है कि भाई बताओ A पर टेम्परेचर कितना होगा और B पर टेम्परेचर कितना होगा, पहली चीज। और दूसरा, टोटल हीट करंट की वैल्यू आपको बतानी है। ये सवाल भले ही बहुत टफ आपको लग रहा हो, पर अगर आप हिम्मत से काम लेंगे तो सवाल बड़ा आसान है। थर्मल करंट का सवाल ना बन के ये आपके लिए इलेक्ट्रिक करंट का सवाल बन जाएगा। कैसे सर, कैसे, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या आप इसे रेजिस्टेंस बोल सकते हो? देखो यहाँ पे सबको एक रेजिस्टेंस बना दो, तो एक रेजिस्टेंस, पहले बताना कितने रेजिस्टेंस हैं, तो 1 2 3 4 5। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा, ऐसा गंदा था। फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसा लगाना है, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसा लगाना है, और फिर एक रेजिस्टेंस, अरे छोटा कर दो ऐसे, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसा ऐसा लगाना है। अजीब सा फिगर दिख रहा है यार, जी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे बनाएंगे। देखो तुम नहीं बना पाओगे, हमको पता है, लेकिन हम बना लेंगे। टूट 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 टूट, थोड़ा बहुत अच्छा दिखेगा ये, टूट 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 टूट। हाँ, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाकर रजिस्टर ऐसे 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 जोड़ देंगे, यहाँ भी लाकर रजिस्टर ऐसे जोड़ेंगे, यहाँ भी ऐसे मिटा के रजिस्टर जोड़ देंगे, यहाँ भी ऐसे मिटा के रजिस्टर जोड़ देंगे, और इसको मिटा देंगे। अब बताओ अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब अच्छा दिख रहा है। यहाँ का रेजिस्टेंस देखो, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। आप इसको 100 V मान सकते हो, मतलब 100 वोल्ट। और यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर लिखोगे तो L/KA होता है, तो हो जाएगा L/2KA। यहाँ पर भी L/2KA होगा, यहाँ पर L/KA होगा, यहाँ पर L/2KA होगा, यहाँ पर L/KA होगा। अगर मैं दिमाग लगाऊं और बोलूं कि इसको बोल दूं किसी, मतलब इसको बोल देता हूं R, तो ये R/2, ये R/2, ये R, ये R/2। या ऐसा कर सकते हैं, हम इसको बोल दें कि ये R है, ये क्या है, R है, तो ये कितना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा 2R, ये अगेन R हो जाएगा, ये 2R हो जाएगा, ये आपका R हो जाएगा। अब जिसको लग रहा है वो यहाँ पे R/2, चलो भाई आपका दिमाग लग रहा होगा, तो आप इसे R मान लो, तो ये हो जाएगा R/2, ये हो जाएगा R/2, और ये हो जाएगा R/2। अब आपको ये जो फिगर दिख रहा था ये कैसे बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा है जिसका R/2 रेजिस्टेंस है, और एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा सकता हूँ मैं जो कि R/2 का है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसा लगा सकता हूँ जो कि R का है, एक रेजिस्टेंस R/2, और फिर एक रेजिस्टेंस R का ऐसे लगा सकता हूँ, और फिर इसे ऐसे कर सकता हूँ।
अब ये बताओ किस किस को ये वाला फिगर समझ आया। मैंने इस वाले फिगर को ऐसे बना दिया, किस किस को समझ आया? डन। अब देखो जिसको नहीं समझ आया, भाई देखो ये और ये सीरीज में है, सर आपको कैसे पता? जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी। ये और ये सीरीज में, जो करंट इसमें जाएगी वो करंट इसमें जाएगी। यहां का पोटेंशियल कितना था? ए था। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना था? ए था। इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? बी है। अरे वही करंट, सॉरी टेम्परेचर। अब ये आपके लिए, पहले मुझे ये बताना, क्या आपके लिए ये वाला सवाल करंट और इलेक्ट्रिसिटी का सवाल नहीं हुआ? क्लास 10 का सवाल नहीं हुआ? क्या आपने क्लास 10 में ऐसे सवाल नहीं किए थे कि भाई यहाँ का पोटेंशियल बताओ, यहाँ का पोटेंशियल बताओ? किए थे ना? पूरा था, बताओ पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। क्या आप ये नहीं बता सकते हो? आप तो ये भी बता सकते हो, सब बता सकते हो बेसिकली, अगर आपने क्लास 10 में अच्छे से इन सवालों की प्रैक्टिस की हुई होगी तो। नहीं तो यहां पे हम आपके साथ हैं, आपको सीखना है, छोड़ना नहीं है। क्या करेंगे हम? पहले आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, जो आपके दिमाग में आ रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर ऐसे, ये R/2 था। अगर आप इसको करो तो ये इसका हो जाएगा 3R/2, इसका हो जाएगा 3R/2। और अगर इनका आप रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या हो? देखो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 3R/2, निकालोगे तो आपको मिलेगा 3R/2 है ना। और इसका भी कितना होगा? 3R/2। ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। सर कैसे? अरे भाई इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ए और 0। नीचे वाले का भी ए और 0 है, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कितना होता था? तो अगर मैं इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकालूं, सेम है, तो हो जाएगा 3R/4। यही तो होगा। तो यहाँ पे आपको R/2 और ये 3R/4, और यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है। आप क्या इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो? तो कितना हो जाएगा? R/2 प्लस 3R/4 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? आर इक्विवेलेंट आपका मिल रहा है R/2 प्लस 3R/4 सॉल्व करोगे तो मिलेगा कितना? मिलेगा 4R2 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 3 to 5 R/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5R/4 हो जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है या टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? तो 100 डिग्री सेल्सियस का है। तो आप निकाल सकते हो IH क्या होता था? डेल्टा VH अपॉन में RH। डेल्टा VH कितना है भाई? 100 है। अपॉन में ये कितना है? 5R/4 है। आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 100 × 4 अपॉन में 5 × R की जगह पे L/KA, L/KA। तो ये कैंसिल आउट होगा 20, और ये हो जाएगा 80 KA/L। क्या आपको समझ आया? आसान था कि नहीं था? बोलो। 80 KA/L। कुछ थोड़ी ना था यार। हमने देखो वही क्लास 10 का बेसिक अप्रोच, आर इक्विवेलेंट निकाला है, फिर ये किया, ये किया, ये पहुंच गए। हाँ मतलब ये है कि यहाँ से ये नोट कर लो, फिर हम अब वापस अगले हिस्से पे चलते हैं। ये वाला हिस्सा डन है, आंसर ये है 80 KA/L। अब ध्यान से देखो अगला हिस्सा करते हैं, ए का टेम्परेचर। तो ध्यान से देखिए, आपने ऐसे सवाल तो किए ही हैं। अब देखो अलग से सिखाने को कोई मतलब नहीं था कि आपको मैं सिखाऊं कि क्लास 10 में आपने ये पढ़ा था वो पढ़ा था। यहाँ पे करंट जा रही है I, तो आप क्या यहाँ पे लगा नहीं सकते थे? अरे यार पोटेंशियल डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट, जो करंट इसमें जाएगी वही करंट उसमें जाएगी, लगा दो। बात करते हो यहाँ इन दोनों के बीच में लगाओ तो क्या हो जाएगा? 100 - A अपॉन में यहाँ का पोटेंशियल, सॉरी रेजिस्टेंस R/2, और ये किसके बराबर होगा? करंट के। और करंट कितनी? 80 KA/L। क्लियर? चलो अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें इसको, ये हो जाएगा ये 80/R था ना। चलो देखो ये हो जाएगा 100 - A इज इक्वल टू R/2 से मल्टीप्लाई करोगे, R/2 मतलब R मतलब L/KA, और इंटू 1/2 इंटू 80 KA/L।
ये तो होगा 80 के ए बाई एल, एल से एल मरा, के ए से के ए मरा, मतलब खत्म हो गया 2 और ये कैंसिल आउट हो तो हो गया 40, तो 100 माइनस ए इज इक्वल टू है 40। तो भाई इसका मतलब ए का टेम्परेचर कितना होगा, तो ए पर टेम्परेचर आपका आ रहा है 60 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, समझ आया पक्का? मम्मी कसम नहीं समझ आया तो अपनी गलती पहचान में आई कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। ये सवाल आपने, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास 10th लेवल के हैं। हाँ, ये यहाँ पे आपके लिए 11th लेवल का था, लेकिन यहाँ के बाद जब आपने ये सवाल देखा, ये आपके क्लास 10th का करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल बन चुका था। सर अभी तो हमें बी पर निकालना है टेम्परेचर, तो बी पर निकालना टेम्परेचर कौन सा बहुत कठिन है कि कठिन है भाई? कठिन तो नहीं है। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, बी का टेम्परेचर तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ए का टेम्परेचर 60 है, बी का टेम्परेचर अब सी बात है 60 से कम होगा। कितना होगा वो देखते हैं, इस फिगर में थोड़ा सा हम फेरबदल कर लेते हैं। देखिए ये था अपना 3r/2, नहीं r/2 था, ये अपना r/2 था, ऐसे यहाँ पे r था, फिर नीचे भी ये r था, और यहाँ पे अपने पास r/2 था। ये पॉइंट अपना b था। दिमाग लगाइएगा, यहाँ पर अगर पोटेंशियल a है तो यहाँ का पोटेंशियल भी a होगा, और यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 है तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा, 0 होगा। ठीक, अब आप अगर दिमाग लगाओ तो मैं बोलूँ जो करंट इसमें जाएगी वही करंट तो इसमें जाएगी। अगर मैं बोलूँ यहाँ से करंट I1 गई और यहाँ से करंट I2 गई, आप क्या मुझे ये बता नहीं सकते कि I1 बराबर I2 होगा, क्योंकि सीरीज में है। अब I1 की वैल्यू आप लिख नहीं सकते, क्या होगा, a माइनस बी बाई r/2, और ये कितना हो जाएगा, b माइनस 0 अपॉन में r से r कैंसिल आउट होगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा 2a माइनस 2b इज इक्वल टू b, और a का टेम्परेचर कितना है, 60 था, तो 2 इंटू 60, और इसको उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, 213b, अरे टेम्परेचर एट b है, ठीक है, 3b, सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 60, तो टेम्परेचर एट b आया कितना, 40 डिग्री सेल्सियस। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बोलिए मजा आया कि नहीं आया इस सवाल को करने में, समझ आया कि नहीं आया, आसान था, समझ आ गया? अगर ऐसे और सवाल दो तो क्या कर लोगे, एक और दूं, ये आपका एक मतलब सीखने का तरीका था, एक और देता हूं, वहां से आप सीखिएगा। ठीक, चलो इसको नोट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। बंद मत होना। चलिए अब हम एक सवाल के बारे में और बात करते हैं। आप इस सवाल को देखिए। मैं फिर से बता रहा हूं, ऐसे सवाल जेईई मेन में आए हुए हैं तो आपको सीख के जाना है, और रिसेंट ईयर्स में आए हुए हैं, बहुत पुराने भी नहीं है, 2019 2020 21 ऐसे में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं। तरीका अब यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, मैंने बोला था ना, अब आप कंफ्यूज हो गए, आपको नहीं पता कि यहाँ का टेम्परेचर देखो, यहाँ का टेम्परेचर 100 है, यहाँ का टेम्परेचर 50 है, यहाँ का टेम्परेचर 20 है। अब आपको नहीं पता कि यहाँ का टेम्परेचर 100 से ज़्यादा है कि 100 से कम है, या ठीक है आपने मान लिया कि यहाँ का टेम्परेचर 100 से कम है, आपने बोल दिया अब यहाँ पे हीट आएगी, है ना, ऐसा हीट का फ्लो इधर से इधर होगा, आपने मान लिया कि यहाँ पे टेम्परेचर 100 से कम है, पर आप यहाँ पे कितना मानोगे कि यहाँ का टेम्परेचर 50 से कम है कि 50 से ज़्यादा है, आप नहीं कर सकते। अच्छा, आपने मान लिया कि यहाँ का टेम्परेचर 50 से भी कम है, तो obvious सी बात है तब यहाँ से भी हीट का फ्लो ऐसे कि इधर की तरफ होगा, और फिर आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा, मतलब तब आप कंफ्यूज हो गए, तब आपको सोचना पड़ेगा कि भाई अगर यहाँ से करंट आ रही है, यहाँ से करंट जा रही है, तो obvious सी बात है अब यहाँ पे करंट नहीं आ सकती, तब आप क्या दिमाग लगाओगे। अब देखो ये इरिटेटिंग पार्ट है, अब आपको नहीं पता है कि यहाँ का टेम्परेचर 50 से कम है, 50 से ज़्यादा है, या 20 से कम है कि 20 से ज़्यादा है, तो अब आपको क्या करना है, नोडल एनालिसिस करनी है। नोडल एनालिसिस में मैंने आपको सिखाया था
आप जो जंक्शन पे जहां पे आपसे टेम्परेचर पूछा है वहां का टेम्परेचर आप मैक्सिमम मान लो। क्या मान लो? मैक्सिमम मान लो। ठीक है, अब मैक्सिमम मानेंगे तो कैसे करेंगे? मार्कर से, दिमाग से और कॉन्सेप्ट यूज करके। देखो हमने माना कि यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, तो अब यहाँ का टेम्परेचर अगर हाईएस्ट है, ध्यान दीजिए पहले, रिपीट टेलीकास्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है तब यहाँ से हीट का फ्लो इधर की तरफ होगा, यानी करंट इधर जाएगी और यहाँ से करंट इधर जाएगी और फिर यहाँ से करंट इधर जाएगी। और आपको पता है कि इस पर टोटल करंट कितनी होगी? 0 होगी। तो आप सारी करंट को जोड़ के 0 लिख दो। अगर मान लो ये करंट I1 थी, ये करंट I2 थी और ये करंट I3 थी, अरे थर्मल करंट की बात हो रही है, आप लिखोगे जंक्शन पर I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। अब I1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे बोलिए? अरे यार I1 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा T माइनस 100 अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस। अब यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है? 2L अपॉन के ए, 2L अपॉन के ए प्लस I2, अब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस तो T माइनस 50 अपॉन 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 L बाई के ए, तो कितना हो जाएगा? L बाई के बाई 2 इंटू ए, तो ये हो जाएगा 2L बाई के अगेन। अच्छा यहाँ का भी 2L बाई के यार, चलो ठीक है। अगर यहाँ का लिखे तो T माइनस 20 अपॉन यहाँ का L बाई के ए और बराबर 0। अब के को ऊपर देखो, एक स्टेप और कर लेते हैं। के ए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा के ए इंटू टी माइनस 100 बाई 2 इंटू एल प्लस के ए इंटू टी माइनस 50 बाई 2L प्लस के ए इंटू टी माइनस 20 अपॉन में L इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो तो के ए बाई एल कॉमन है, के ए बाई एल क्या है? कॉमन है, तो आप हटा दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो t माइनस 100 बाई 2 प्लस टी माइनस 50 बाई 2 प्लस टी माइनस 20 बाई 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, 2 से मल्टीप्लाई करते ही आपको मिलेगा t माइनस 100, ऐसा नहीं, t माइनस 100 प्लस t माइनस 50 प्लस 2t माइनस 40। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों हमें यहाँ पे 2t माइनस 40 मिलेगा। क्या बकवास करो, ये हो जाएगा 2t फिर 1t फिर 1t, तो ये हो जाएगा 4t और फिर माइनस 100 माइनस 50 माइनस 40 इक्वल टू किधर, तो हो जाएगा 190 है, डेसिमल में आ रहा है, तो हो जाएगा 190 डिवाइड बाई 4। तो पहले हम इसे 2 से काटेंगे, तो जैसे ही आप इसे 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 है, सही है। और फिर 2 और फिर 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 5 47.5 डिग्री सेल्सियस आया आपका टेम्परेचर नोड पर या जंक्शन पर। कितना आ रहा है? 47.5। तो आप इस सवाल को इस मेथड से कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये एक टाइप के सवाल थे जो आपसे पूछे जाते हैं। अभी रिसेंट में ऐसे ही सवाल आपसे पूछा गया था 2018 के एडवांस में, आप जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्राई करिएगा, मैं करवा नहीं रहा हूँ। ऐसे ही इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड था, और बाकी कुछ सवाल आपको मेंस में मिल जाएंगे। आप मेन की अगर पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो ऐसे ही सवाल रहेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट यही रहेगा, थोड़ा आपको सवाल डरा सकता है ना, तो आप उनको ट्राई कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा लेवल के सवालों की जो आपको एडवांस लेवल तक आते हैं। मतलब यहाँ से भी एडवांस लेवल के सवाल बने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बने हैं, पर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक और स्टेप की बात करने वाले हैं, इंटीग्रेशन वाले सवालों की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, फिर हम आगे उसकी बात करते हैं। अरे भाई टाइम तो आपके इसमें मक्खन के समान बीत गया, टाइम हो चुका है, तो मैं वो क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगा। एक काम करते हैं, एक लेक्चर की सीरीज़ और लेके आते हैं जहाँ पे हम लोग सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ कि अगले लेक्चर में क्या चलने वाला है, और फिर मैं एक लेक्चर में जो मैंने सवाल आपसे बोले हैं, जैसे वो कुछ जो स्टैंडर्ड सवाल हैं जो हर जगह कराए जाते हैं वो तो कराऊंगा ही, फिर मैंने जो आपसे पीवाईक्यूज बोले हैं वो भी करा दूंगा। ठीक, तो आज के लिए आज मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन एक चीज़ का दे रहा हूँ, आप उसको याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी अगले लेक्चर में हम लोग एडवांस लेवल के और पीवाईक्यू सवाल करने वाले हैं। ठीक,
चलिए, मुझे आपको एक चीज़ सिखानी थी कि आपने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था R इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर जो 12th पास आउट होंगे वही वो 12th में पढ़े होंगे, है ना, और जो 12th में होंगे और वीडियो देख रहे होंगे तो उन्होंने 12th में ही पढ़ा होगा। R बराबर रो एल बाई ए। आप सब इस फॉर्मूले को देख तो लेते हो, अब क्लास 10th में इसका उतना ज़्यादा यूज नहीं होता तो आपको टीचर बताता भी नहीं है, और पते की बात बताऊँ टीचर को पता भी नहीं होता क्लास 10th वालों को। मैं बोल नहीं रहा रीज़न, क्या ही करेंगे आगे। ध्यान से सुनो, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, गलती से निकल गया है। मैं ये कह रहा था, आपने ऐसे क्यूब मान लो ऐसे है, ठीक है, इस क्यूब में एक क्यूब है ऐसे, बन जा भाई क्यूब, है ना भाई। हम किसी को डिफेम पक्का नहीं कर रहे थे यार, हमारी क्या औकात है किसी को डिफेम करने की। हम बस ऐसे बोल रहे थे कि हमें नहीं पढ़ाया गया था, हमारे मास्टर को शायद पता भी नहीं था, मेरा ये मानना होता है। और क्लास 10th में मैंने एक चीज़ बोली थी, इसका यूज़ भी नहीं होता है, 12th में भी नहीं बताते हैं यार, मैं इसलिए बोल रहा था। हमने पढ़ा है, हमको पता है, हमने भुगता है, और इसीलिए हमने ये चीज़ बोली थी। ये आपके पास लेंथ L है, ये B है, ये आपका हाइट H है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं करंट इस वाले फेज से ऐसे पास करा रहा हूँ, I1 करंट ऐसे पास करा रहा हूँ ऐसे, तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस क्या लिखते हैं? ध्यान से सुनिएगा, जब आप ये फॉर्मूला पढ़ते हो ना, ये क्या होता है, रो एल बाई ए में तो रो मटेरियल का हो गया, यानी इनका तो रो सेम ही रहेगा, लेकिन जो आपका एल है वो क्या पता है, लेंथ ट्रेवल्ड बाई करंट होता है। यहां पे जो आपका एल होता है वो होता है लेंथ ट्रेवल्ड बाई करंट। ये एरिया क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया, या कितने में से आपकी करंट निकल रही है, ठीक है, क्या होता है, एरिया जो करंट फेस कर रही है। गले में दिक्कत है, ठीक है, इसे आप बोल सकते हो इसे आप बोल सकते हो एरिया फेज्ड बाई करंट, एरिया फेज्ड बाई करंट, इसको मिटाना पड़ेगा, एरिया फेज्ड बाई करंट होता है। कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर आप इधर से करंट निकाल रहे हो तो करंट इस पूरे एरिया में से ऐसे निकल रही होगी। अब आप यहां पे R क्या लिखोगे, अगर मैं इस वाले के लिए R लिखूं, R1 आपका हो जाएगा रो, लेंथ कितना कवर करना पड़ा करंट को, L, और वो कितने एरिया से निकल रही है, या परपेंडिकुलर एरिया हम इसे बोल देते हैं, ये आपका क्या होता है, ये आपका परपेंडिकुलर एरिया होता है कि करंट को कितना परपेंडिकुलर एरिया फेस करना पड़ रहा है निकलने के लिए। R1 इक्वल टू रो एल इंटू ये क्या है, B इंटू एच है, क्या है, B इंटू एच है, ठीक। अगर आपकी जो करंट है ऐसे आ रही है I2 और ऐसे जा रही है तो यहाँ पे जो आपका R2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रो। अब L कौन सा लिखता है कि कितना लेंथ करंट आपकी ट्रेवल की हुई है, तो कितना कवर की है, H अपॉन में एरिया कितना है, भाई ये एरिया कितना होगा, ये एरिया होगा L इंटू बी, ठीक है। अगर ऐसे करंट आ रही है I3, इसके लिए आप R3 के लिए क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस इसको कितना मिल रहा होता है, R3 बराबर रो 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 अरे मत रो भाई, तू क्यों रो रहा है, रो, अरे नहीं रोना है, B अपॉन में L इंटू एच, ठीक। क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी करंट ऐसे निकल रही है तो ये कितना लेंथ ट्रेवल कर रही है, B, उसको कितना लेंथ मिल रहा है B, और कितना एरिया है उसका एरिया अपने पास है L इंटू एच, ये वाला एरिया क्या होगा, L इंटू एच ही तो होगा। बात समझ आई कि नहीं आई आपको? तो ये आपका ये जो आपके पास फॉर्मूला था रो एल बाई ए, उसका एक यूज़ था, ठीक है। जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि आपको जो अच्छे क्वेश्चंस थे, क्योंकि आज टाइम हो चुका है, हम उन अच्छे क्वेश्चंस को और PYQs को भी डिस्कस कर लेंगे अगले लेक्चर में, एक लेक्चर और सही, क्या ही दिक्कत है, जैसा जितना मैंने सोचा उससे 1 या 2 लेक्चर आगे पीछे चल सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने सोचा था कि इसको 15 लेक्चर्स में ख़त्म कर देंगे, पर ठीक है, चलता है इतना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या बोलूँगा मैं आपको, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और ठंड ज़्यादा है, अपने आप को बचा के रखिए, बाय बाय।